हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निखिल नारा। आज हम BD चौरसिया की हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। अगर आप अभी अभी मेडिकल फील्ड में आए हो तब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपकी एनाटॉमी क्लियर नहीं है तब आप मेडिकल फील्ड में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड का जो बेसिक जो होता है वो एनाटॉमी होता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी आपके बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के ऑर्गन्स है, मसल्स है, बोन है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो लोकेटेड कहाँ पर है, उनके आगे क्या है, उनके पीछे क्या है, उनकी लेंथ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनाटॉमी में समझते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी वो साइंस है जो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी से डील करती है, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उसके बारे में जानने को एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि मसल्स की क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गन की क्या स्ट्रक्चर है, उनकी लेंथ क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। द टर्म एनाटॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एनाटॉम मीनिंग कटिंग अप। ये जो एनाटॉमी का जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से मिला है जिसका नाम है एनाटॉम, जिसका मतलब होता है कटिंग अप। द टर्म डायसेक्शन इज ए लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक एनाटॉम। लैटिन में एनाटॉमी को डायसेक्शन के नाम से जानते थे, जो कि उस टाइम ग्रीक एनाटॉमी के बराबर माना जाता था। हाउएवर द टू वर्ड एनाटॉमी एंड डायसेक्शन आर नॉट सिनोनिमस। हाँ, हालांकि एनाटॉमी और डायसेक्शन एकदम सेम हम उसको नहीं मान सकते हैं। क्यों? डायसेक्शन इज़ ए मेड टेक्निक वेयरएज एनाटॉमी इज़ ए वाइड फील्ड ऑफ स्टडी। क्योंकि डायसेक्शन खाली एक टेक्निक होती है, जबकि जो एनाटॉमी जो होती है वो एक वाइड फील्ड ऑफ स्टडी है, यानी कि एक पूरी की पूरी स्टडी है, यानी कि उसके अंदर हम बहुत कुछ देख सकते हैं सिवाय डायसेक्शन के। एनाटॉमी फॉर्म्स फर्म फाउंडेशन ऑफ द होल आर्ट ऑफ मेडिसिन। एनाटॉमी है वो फाउंडेशन है मेडिसिन का, पूरी की पूरी मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, इसमें है मेडिकल साइंस को हम कह सकते हैं इस टाइम। तो एनाटॉमी है वो पूरी की पूरी मेडिकल साइंस की फाउंडेशन। अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता है तो आपको मेडिकल साइंस में आप कुछ आगे जान नहीं पाओगे, क्योंकि एनाटॉमी मेन होती है, बेसिक होती है मेडिकल फील्ड के अंदर। एंड इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड में और ग्रेटर पार्ट तक एक्सटेंड करने के लिए एनाटॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया है। एनाटॉमी इज़ टू फिजियोलॉजी एज ज्योग्राफी इज़ टू हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में आप जानते हो पानीपत में लड़ाई हुई, यहाँ लड़ाई हुई, अगर आपको यही जगह का नाम ही नहीं पता होता जो ज्योग्राफी में बताया गया है तो आप क्या करते हिस्ट्री जान के, आपको पता ही नहीं होता। वैसे फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब आपके बॉडी में क्या क्या किस किस ऑर्गन, क्या क्या मसल क्या क्या फंक्शन करती है। अगर आपको उससे पहले ये नहीं पता कि उसकी वो दिखती कैसे, वो होती कहाँ पर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका फंक्शन क्या है। मेन बात तो ये होती है ना कि आपको पता तो होना चाहिए कि वो मसल होती भी है बॉडी के अंदर। आई डिस्क्राइब द थिएटर इन विच द एक्शन टेक प्लेस। एनाटॉमी एक थिएटर की तरह काम करती है जिसमें एक्शन टेक प्लेस होता है। सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। इनिशियली एनाटॉमी वॉज स्टडी मेनली बाय डायसेक्शन। स्टार्टिंग में एनाटॉमी को डायसेक्शन के द्वारा ही समझा जाता था, लेकिन आजकल बट द स्कोप ऑफ द मॉडर्न एनाटॉमी हैज़ बिकम वेरी वाइड बिकॉज इट इज़ नाउ स्टडीड बाय ऑल पॉसिबल टेक्निक विच कैन इनलार्ज द बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न एनाटॉमी को और भी वाइड और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स आ रही है जिस कारण जो बाउंड्रीज जो है एनाटॉमी के बारे में जानने की वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम और ज़्यादा डीपली एनाटॉमी को समझ सकते हैं पहले के मुकाबले। तो इसके बाद हम आते हैं मेन सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी पे। तो जो सब डिविज़न का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब एनाटॉमी के कितने कितने पार्ट्स हैं, यानी किस किस प्रकार से हम एनाटॉमी समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है कैडेवरिक एनाटॉमी। तो कैडेवरिक एनाटॉमी में क्या होता है? इज स्टडी ऑन डेड एम्बाल्म्ड प्रिजर्व बॉडीज यूजली विद द नेकेड आइज, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या फिर ग्रोस एनाटॉमी। तो ये सिंपल है, ये प्रिजर्व बॉडीज़, जो डेड प्रिजर्व बॉडीज़ होती है उस पर हम एनाटॉमी समझते हैं, यानी कि जैसे किसी की प्रिजर्व बोन पर एनाटॉमी समझना वैसे। It can be done by one of the two approaches. In regional anatomy, the body is studied in part like the upper limb, lower limb, thorax, abdomen, head and neck and brain. तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है रीजनल एनाटॉमी, जिसमें क्या होता है बॉडीज़ को हम पार्ट्स में समझते हैं। जैसे कि
अपर लिम्ब का पहले अपर लिम्ब का समझना, अपर लिम्ब की पहली बोन समझना ह्यूमरस के बारे में कि ह्यूमरस का सुपीरियर एंड क्या होता है, इन्फीरियर एंड क्या होता है, शाफ्ट में क्या क्या होता है, ये सब समझना। फिर लो एंड का समझना, थोरैक्स का समझना। ऐसे मतलब एक एक पार्ट समझने को हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। और दूसरा तरीका है वो सिस्टमेटिक एनाटॉमी, जिसमें द बॉडी इज स्टडीड इन सिस्टम, जिसमें बॉडी को हम सिस्टम के ज़रिए समझते हैं, जैसे कि लाइक द स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम में आप देखा होगा हम सिर्फ बोन्स के बारे में समझते हैं, और मस्कुलर सिस्टम में हम सिर्फ मस्कुलर रीजन के बारे में समझते हैं, मतलब सिस्टमेटिकली समझना एक एक पार्ट को, बॉडी के एक एक सिस्टम को, तो उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम जिसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, मस्कुलर सिस्टम को मायोलॉजी, आर्टिकुलेटरी सिस्टम को ऑर्थोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी, वेस्कुलर सिस्टम को एंजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम को न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनाइटल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब इन सबको हम सिस्टम के रिगार्डिंग समझते हैं। फिर इसके बाद द लोकोमोटर सिस्टम, लोकोमोटर को सिस्टम को हम कह सकते हैं स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, जिसमें कि हम स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हम साथ में समझते हैं। फिर आगे आपको एक डायग्राम दे रखा है एक स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें हमारी स्कल, रिब्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये सब बता रखे हैं, आप देख सकते हो अपनी कॉपी में। फिर नीचे हम समझते हैं लिविंग एनाटॉमी। तो लिविंग एनाटॉमी हम कैसे पढ़ेंगे, इज स्टडीड बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब केयरफुली उसको देख के, उसको जांच करके, इंस्पेक्शन करके, पाल्पेशन उसको फील, उसको उसकी बॉडी को टच करके, उसको थोड़ा सा प्रेस करके देखना कि अंदर क्या क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिजीज़ की एनाटॉमी समझना, कोई अंदर कोई नर्व मसल उसकी एनाटॉमी समझना, उसको हम पाल्पेशन की वजह से हम सीखते हैं, यानी कि बॉडीज़ के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा उसको प्रेस करके समझना। फिर प्रिकॉशन मतलब थोड़ा सा दोनों हाथों से वाइब्रेशन प्रोवाइड करके। फिर ऑस्कल्टेशन में क्या होता है, स्टेटोस्कोप की वजह से हम समझते हैं कि अंदर क्या क्या चल रहा है, जैसे कि हार्ट बीट चेक करनी। फिर एंडोस्कोपी मेनली क्या होता है, एक वायर होता है जिसके लास्ट में एक कैमरा और एक लाइट फीड होती है। जब भी आपके कोई भी, जैसे कि आपके जीआई ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, कोई छाले हो रहा है आपके स्टमक में, तो ये एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक वायर होता है जिसके एंड में एक कैमरा और लाइट होती है, तो वो आपके माउथ की ज़रिए आपके स्टमक में डाला जाता है, और वहाँ से वो वीडियो और फोटोज़ निकालता है उस पार्ट की, आपके स्टमक के जहाँ पर आपको छाले हो रहे हैं, और फिर वो समझता है कि इसको, और फिर वो उसका देखता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर है इसकी और कैसे इसको प्रिवेंट करें। तो ये एंडोस्कोपी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ब्रोंचोस्कोपी और एक तो है गैस्ट्रोस्कोपी। ब्रोंचोस्कोपी में क्या होता है, जो आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ब्रोंचोस्कोपी लगेगा, और जो आपके जीआई ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है जैसे स्टमक, तो उसके लिए गैस्ट्रोस्कोपी लगेगा। फिर आता है रेडियोग्राफी में क्या होता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब रेडियोग्राफी का पार्ट होता है। फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये भी एक तरह से रेडियोग्राफी भी कह सकते हो इसको। फिर हम आगे आते हैं, आगे हम समझते हैं एम्ब्रियोलॉजी भी, यानी इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी को हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंज इन एन इंडिविजुअल। ये मेनली क्या होता है, जब कोई ह्यूमन में कोई बच्चा डेवलप्ड हो रहा होता है तो उसकी एनाटॉमी समझने के लिए इस डेवलपमेंटल एनाटॉमी का यूज़ किया जाता है, यानी कि बच्चा अगर 1 महीने में कैसा था, 2 महीने में क्या क्या चेंजेस है उसके बॉडी में, वो सब समझने के लिए हम एम्ब्रियोलॉजी का सहारा लेते हैं। द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज़ कॉल्ड ऑन्टोजेनी। द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑन द अनदर हैंड इज़ कॉल्ड फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी में क्या होता है कि जितनी भी आपने डेवलपमेंट, वो जब बेबी कर रहा था उसके आपने पूरी हिस्ट्री ली है, तो उस पूरी हिस्ट्री को एक साथ हम ऑन्टोजेनी कहते हैं। और अगर उसने, यानी कि कोई एवोल्यूशन आया है उसकी बॉडी में, तो उसको हम कहेंगे फाइलोजेनी। फिर आता है अपना फोर्थ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी कि हिस्टोलॉजी। ये मेनली हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। ये टिश्यूज़ और या फिर सेल्स में बाई कुछ डिजीज़ जब आ जाती है तो उसमें उसको समझने के लिए हम हिस्टोलॉजी एनाटॉमी का इस्तेमाल करते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का। इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप एनाटॉमी समझते हो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की। फिर सरफेस एनाटॉमी, यानी टोपोग्राफिक एनाटॉमी, इज़ द स्टडी ऑफ द डीपर
parts of the body in relation to the skin surface. It is helpful in clinical practice and surgical operations. तो होता क्या है सरफेस एनाटॉमी में या फिर टोपोग्राफिक एनाटॉमी में कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया है और उसकी थाई में कट लगा है, तो आप ऐसे किसी दूसरे डॉक्टर को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इसके थाई में ऐसे कट लग गया, आगे आगे कट लग गया, थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप अगर आप डॉक्टर हो तो आपको ऐसे बोलना है क्लिनिक में कि इट हैज़ a laceration on the anterior part of the thigh which is in the distal part about 5 सेंटीमीटर proximal to the knee. आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पर बोलना पड़ेगा, पूरी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो उस पूरी डिटेल को मेडिकल भाषा में देने को हम सरफेस एनाटॉमी के नाम से बोल सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी is the study of the bones and deeper organs by plain and contrast radiography by ultrasound and computerized tomographic scan। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपके जो डीपर ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम ईज़िली नहीं डॉक्टर्स नहीं समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो डॉक्टर जो होता है वो सीटी स्कैन लेता है। तो उसकी सीटी स्कैन से क्या होता है, वो आपके जो डीपर ऑर्गन है उसकी एक इमेज ले लेता है और उस इमेज को देख के वो समझता है कि आपके जो अंदर जो प्रॉब्लम है, जो आपके ऑर्गन्स में जो कोई भी डिजीज़ है तो वो कैसी दिखती है। तो यही बता रखा है, तो यही सब होता है इमेजिंग एनाटॉमी में। फिर हम आगे आते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी पे। कंपैरेटिव एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ द अनदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फ्रॉग। अब जैसे कि हम फ्रॉग में काफ़ी डाइसेक्शन करके उसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसके फॉर्म कैसे, इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं ऐसे लिविंग फ्रॉग के। और क्योंकि जो फ्रॉग का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो एकदम लगभग सिमिलर ही होता है ह्यूमन के, तो इसलिए हम इसी को हम कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। यानी हम ऐसे फ्रॉग को डाइसेक्शन करके हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन में ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर अभी हम आगे आते हैं फिजिकल एंट्रोपोलॉजी में। एंट्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंट्रियो मतलब कि ह्यूमन, ओलॉजी मतलब स्टडी। तो ह्यूमंस की स्टडी होती है फिजिकली यानी कि एनाटॉमिकली, डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल एंड विद द स्टडी ऑफ द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये स्टडी होती है जैसे कि आप पहले चिंपैंजी थे तो यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या चेंजेस हुए स्ट्रक्चर वाइज यानी एनाटॉमिकल वाइज, वो सब इसमें स्टडी की जाती है। और आपके जो डिफरेंट रेसेस और ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी इसमें स्टडी की जाती है फिजिकल एंट्रोपोलॉजी में। फिर हम आते हैं अप्लाइड एनाटॉमी पे यानी क्लिनिकल एनाटॉमी विच डील विद द एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। तो इसमें यही बताया गया है कि आपकी जो भी एनाटॉमिकल नॉलेज है उसको आपको अप्लाई करना है मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस में। जैसे कि अगर आप किसी भी ऑपरेशन कर रहे हो या फिर जैसे हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको ऐसे पता होना चाहिए ना कि हार्ट मतलब कहाँ लोकेटेड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके कौन सी ब्लड वेसल इसको मिल रही है, कौन सी नर्व इससे अटैच है, तो उस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वही है अप्लाइड एनाटॉमी यानी कि अपनी जो भी एनाटॉमिकल नॉलेज है उसको अप्लाई करना है सर्जिकल प्रैक्टिस में। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें फैक्टर्स किसी भी फैक्टर मतलब कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन कोई भी जैसे कि एक्सरे अगर आपकी कंटिन्यूसली अगर आपके बॉडी को लगे तो उससे आपके बॉडीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके फॉर्म में क्या चेंजेस होते हैं, किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होता है कि नहीं, फंक्शन में कोई चेंजेस होता है कि नहीं, इस पूरी स्टडी को हम एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। फिर आगे आते हैं जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। तो इसमें यही स्टडी होती है कि जो भी क्रोमोसोम में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। आगे हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी में। तो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी आपको पढ़नी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आप वैसे भी भूल जाओगे आधे घंटे में, इतना मैं कंफर्म हूँ। फिर भी जो बस ये स्टार्टिंग की फादर ऑफ मेडिसिन और फादर ऑफ एनाटॉमी पता होना ज़रूरी है। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन है वो है हिप्पोक्रेट्स और जो फादर ऑफ एनाटॉमी है वो है हिलोफिलस। बस ये दो आपको याद रखना ज़रूरी है। बाकी ये हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है।
आप कितना ही पढ़ लो, ये नाम याद रखते तो रख लो, आप कर सकते हो। फिर हम आते हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी में। वेरियस पोजीशन, प्लेन्स, टर्म्स इन रिलेशन टू वेरियस रीजन एंड मूवमेंट आर डिस्क्राइब। तो इसमें यही बताया गया है कि अलग अलग रीजन और मूवमेंट में कौन कौन सी पोजीशन, प्लेन और टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब नीचे बताया गया है इस लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी में। तो सबसे पहले पोजीशन बताई गई है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? तो व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म बाय द साइड ऑफ बॉडी, palm facing forward, both feet together, the position is called anatomical position। तो इसमें नीचे दिखा रखी है फोटो। तो ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है जिसमें द पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, eyes looking forward, both the arm are at the side of the body and the feet are together and the palm are facing forward। तो इस पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। फिर सेकेंड है सुपाइन पोजीशन। व्हेन अ पर्सन इज लेइंग ऑन her or his back, arms by the side, palm facing upward and feet put together, this position is supine position। इसकी भी दिखा रखी है। the person is laying at the back, arms are at that side, both the feet are together, this position is anatomical, this position is supine position। तो सुपाइन पोजीशन आप समझ गए होंगे। व्हेन द पर्सन इज, जब भी आप पीठ पर लेटे हुए उसको हम सुपाइन कहते हैं। और प्रोन जब आप अपने चेस्ट की और चेस्ट एब्डोमेन की तरफ लेट के सोए तो उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। तो ये इसमें लिखा है द पर्सन लेइंग ऑन हिज और हर चेस्ट, फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन इज सेड टू बी इन प्रोन पोजीशन। तो ये सुपाइन का मतलब होता है अपनी पीठ पर सोना और प्रोन का मतलब होता है अपने चेस्ट, फेस और एब्डोमेन पे लेटे हुए, इज लेइंग। फिर आता है लिथोटोमी पोजीशन। पर्सन लेइंग ऑन हर बैक विथ लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप, द पोजीशन इज मोस्टली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो लिथोटोमी पोजीशन का मतलब बस यही होता है कि पर्सन अपनी बैक पर मतलब लेटा हुआ है, लेइंग है, और उसके लेग है वो राइज्ड है और उसके जो फीट है उसको सपोर्ट दिया गया है। ये पोजीशन, इसको हम लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन मेनली यूज़ होती है जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। तो ये लिथोटोमी पोजीशन है, सिंपल। फिर आगे हम आते हैं प्लेन में। द प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। तो प्लेन बेसिकली क्या होती है ना, तीन टाइप की प्लेन होती है और हर प्लेन हमारी बॉडी को हाफ में डिवाइड करती है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से करती है। तो ये द प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ इज द मीडियम और मिड सैजिटल प्लेन। तो जो प्लेन हमारी बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करती है उसको हम मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं या मीडियम प्लेन कहते हैं। जैसे कि ये जो प्लेन आपको दिख रही है पर्पल कलर में, ये है मीडियम प्लेन जो कि आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। प्लेन पैरेलल टू द मीडियम और मिड सैजिटल प्लेन इज द सैजिटल प्लेन। और इसी प्लेन का पैरेलल, यानी कि ये प्लेन है, ये आपको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है। अब आप लेफ्ट साइड में अगर आप एक और इसकी पैरेलल प्लेन बना दोगे जो कि लेफ्ट को दो पार्टों में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसको हम सैजिटल प्लेन कहते हैं। जो बीच में है, जो आपको इक्वल लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है, उसको मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। और सैजिटल प्लेन उसको कहते हैं जो दो पार्ट्स को डिवाइड कर रही है लेकिन मिड सैजिटल प्लेन के पैरेलल, यानी कि एकदम स्ट्रेट। फिर हम आगे आते हैं द प्लेन एट द राइट एंगल टू द सैजिटल और मीडियम प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ इज कॉल्ड द कोरोनल प्लेन। और जो प्लेन आपके मिड सैजिटल प्लेन के राइट एंगल में होता है उसको हम कोरोनल प्लेन कहते हैं, जो आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंटीरियर यानी आगे का हिस्सा और पोस्टीरियर यानी पीछे का हिस्सा। तो ये जो ब्लू कलर की जो प्लेन देख रहे हो वो है कोरोनल प्लेन, जो कि आपके बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कर रही है, आगे और पीछे। और जो लास्ट प्लेन है द प्लेन एट द राइट एंगल टू बोथ सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स प्लेन। और जो लास्ट प्लेन है वो आपकी बॉडी इन दोनों प्लेन के राइट एंगल में होती है। और ये जो ट्रांसवर्स प्लेन होती है वो आपकी बॉडी को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करती है, सिंपल।
तो जो मिड सैजिटल प्लेन है वो आपके लेफ्ट और राइट को डिवाइड करती है, कोरोनल प्लेन आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड करती है यानी आगे और पीछे, और ट्रांसवर्स जो प्लेन है वो आपके बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट को डिवाइड करती है। ये फिर ऐसे ही सेम पिक्चर आपके एक बेबी में दिखाया गया है, प्लेन ऑफ द बॉडी इन ए चाइल्ड। फिर आगे हम आते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट, अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आपको ये सब एनाटॉमी की लैंग्वेज, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए। आप क्लिनिक में आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इसके आगे पीछे फ्रंट बैक, वहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम होता है, सिर्फ आपको वही बोलना पड़ता है। तो इसमें बता रखा है टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक, तो ये ट्रंक का बता रखा है यानी आपके एब्डोमेन का बता रखा है। तो जो वेंट्रल और एंटीरियर जो होता है इज़ द फ्रंट ऑफ द ट्रंक, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा अगर आप रेगुलरली एनाटॉमी पढ़ोगे तो एंटीरियर जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रंक है उसको एंटीरियर कहते हैं, जो बैक ऑफ द ट्रंक है उसको पोस्टीरियर कहते हैं, फिर डोर्सल कहते हैं। बैक ऑफ द ट्रंक कह सकते हो, फिर बैक ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, यानी बॉडी के पीछे जो भी पार्ट है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं, और बॉडी के आगे जो भी पार्ट है उसको हम एंटीरियर कहते हैं, या फिर वेंट्रल या डोर्सल के नाम से भी कह सकते हो। फिर मीडियल इज़ द प्लेन क्लोज टू द मीडियम प्लेन, ये जो मीडियन का मतलब जो होता है, मतलब कि जो पार्ट आपके बॉडी के पास है उसको मीडियन कहते हैं, और लेटर इज़ द प्लेन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, और जो पार्ट आपकी बॉडी से दूर है उसको हम लेटर प्लेन कहते हैं। इसको सिंपली समझाऊं तो आप इसको समझ सकते हो कि जैसे कि आपका जो आपकी शोल्डर है वो कंपेयर करें शोल्डर को आपकी क्लेविकल बोन से, तो आपकी जो शोल्डर बोन है वो लेटरल हो जाए क्योंकि वो थोड़ी बाहर की तरफ है, और जो क्लेविकल बोन है वो थोड़ी अंदर की तरफ है, तो उसको वो हो जाएगी मीडियन। अगर हम फिर नीचे आते हैं हम प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर। इन तीनों का मतलब होता है ऊपर, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, सिंपल भाषा में बताएं तो। प्रॉक्सिमल मतलब पास और डिस्टल मतलब दूर। तो फिर प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर इज़ क्लोज टू द हेड एंड ऑफ द ट्रंक, तो जो पार्ट आपके हेड के करीब है अगर तो उसको हम सुपीरियर कहते हैं, और जो पार्ट आपके हेड से दूर है या फिर आप कैसे टॉप ऑफ द हेड से दूर है तो उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। इट इज़ क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। फिर सुपरफिशियल का मतलब होता है अपर मोस्ट लेयर, तो इज़ क्लोज टू द स्किन टूवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी, और डीप अवे फ्रॉम द स्किन अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे स्किन की जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है अगर हम उसको डर्मिस लेयर से कंपेयर करें तो जो एपिडर्मिस जो लेयर है वो सुपरफिशियल हो जाएगी, और जो डर्मिस जो लेयर है वो डीप हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ठीक है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। जो सुपरफिशियल यानी ऊपर ही ऊपर, और डीप यानी नीचे, बस सिंपल। फिर हम आगे आते हैं इप्सिलेटर, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, और कॉन्ट्रालेटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। अब इसको समझते नीचे, तो जैसा कि आप देख सकते हो इप्सिलेटर का मतलब होता है आपका ये जो पाम और ये जो लेग है थाई, ये एकदम सेम साइड पे है, और कॉन्ट्रालेटर मतलब कि ये आपका पाम है और ये आपकी थाई है, ये तो अपोजिट साइड पे है। जो अपोजिट स्ट्रक्चर है वो होंगे कॉन्ट्रालेटर, और जो सेम स्ट्रक्चर है लेकिन अनदर मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन सेम साइड पर है उसको हम इप्सिलेटर कहते हैं, और कॉन्ट्रालेटर उसको कहते हैं जो डिफरेंट साइड पर है एज ए अनदर स्ट्रक्चर। ये अब धीरे धीरे जब आप एनाटॉमी आप आगे पढ़ोगे अब मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ, जब आगे सही टाइम, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे समझता हूँ मैं। अभी हम आगे समझते हैं इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब होता है अंदर की तरफ, और इवेजिनेशन का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो इनवेजिनेशन मतलब इन मतलब अंदर, इज प्रोजेक्शन इनसाइड, यानी कि अगर आपके गड्ढा हो जाना आपके किसी भी ऑर्गन में, कोई भी मतलब ये गड्ढा है, पिट है, तो उसको इनवेजिनेशन कहेंगे। और कोई भी उभरा हुआ रीजन है जैसे कि पाइल्स या फिर कुछ भी कह सकते हो जो राउंड शेप में है और वो ऊपर की तरफ है, तो उसको इवेजिनेशन के नाम से बोल सकते हैं, इस प्रोजेक्शन आउटसाइड।
फिर नीचे ये आपको डायग्राम दे रखा है, या आप अच्छे से समझने के लिए सुपीरियर यानी ऊपर, इन्फीरियर यानी नीचे, डोर्सल और पोस्टीरियर पीछे होता है, वेंट्रो एंटीरियर मतलब आगे होता है, मीडियम यानी अंदर की तरफ, लेटर यानी बाहर की लेटर, इप्सिलेटर कॉन्ट्रैक्टर समझा दिया है, बस ये सब है। फिर आपको ये भी बता रखा है डिस्टल एंड मतलब जो दूर होता है, और प्रॉक्सिमल यानी पास, सुपीरियर मतलब ऊपर और इन्फीरियर मतलब नीचे। अभी इतना टेंशन मतलब आप जब धीरे धीरे आगे पढ़ोगे ना, एनाटॉमी भी सबको क्लियर होना चाहिए, कुछ वर्ड्स ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर ये सुपरफिशियल यानी ऊपर ही ऊपर, और डीप यानी अंदर की तरफ। फिर इन्वेजिनेशन का भी एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, आप चाहे तो देख सकते हो। फिर ये एकदम अभी जो मैं ट्रंक में जो पढ़ा था वही अपर लिम्ब में हमको पढ़ाया गया है, वही एंटीरियर यानी फ्रंट का एक्सपेक्ट, पोस्टीरियर यानी बैक का एक्सपेक्ट, मिडल यानी मिडिल यानी अंदर की तरफ, लेटरल यानी बाहर की तरफ। तो ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बस इसमें कुछ 2-4 शब्द है जो कि अलग है, जैसे कि यहाँ पर पार्मर का मतलब होता है आपका जो हथेली है ना, आपकी जो हाथ की हथेली, उसको हम पार्मर कहते हैं, मतलब फ्रंट ऑफ द पाम। और डोर्सल यानी आपकी हाथ का पिछला जो ब्लैक जो डार्क रीजन है, उसको हम डोर्सल एक्सपेक्ट ऑफ द हैंड कहते हैं, उसको हम डोर्सल कह सकते हैं। और फ्लेक्सर हम उसको कहते हैं जो आपके अपर लिम्ब के जो आगे जो होता है उसको फ्लेक्सर कहते हैं, और जो आपके पीछे जो होता है अपर लिम्ब के उसको हम एक्सटेंसर कहते हैं। ये मसल्स जब आप पढ़ोगे तब ये फ्लेक्सर एक्सटेंसर आपको काम आएंगे। फिर आगे फिर वही लोअर लिम्ब में वही बता रखा है, पोस्टीरियर यानी बैक, एंटीरियर यानी फ्रंट, मिडिल यानी अंदर की तरफ। बस ये एक एग्जांपल दे रखा है आगे। फिर लेटर बॉर्डर यानी बाहर की तरफ। फिर फ्लेक्सर मैंने आपको बता रखा है। इसमें हाँ, फ्लेक्सर अपर लिम्ब में अलग होता है और लोअर लिम्ब में अलग होता है। फ्लेक्सर अपर लिम्ब में क्या होता है, अपर लिम्ब में आगे की तरफ होता है, लोअर लिम्ब में पीछे की तरफ। ये क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। अगर जब हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे तब आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपको उस टाइम बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें फ्लेक्सर पीछे होता है, एक्सटेंसर आगे होता है, और प्रॉक्सिमल को आप जानते हो जो पास होता है, और डिस्टल यानी दूर। फिर वही इसमें बता रखा है एम्ब्रियोलॉजी में, कंपैरेटिव एनाटॉमी में, वेंट्रल यानी टूवर्ड द बेली, डोर्सल यानी बैक ऑफ द बैक, फिर क्रेनल यानी ऊपर की तरफ, कॉर्डल यानी नीचे की तरफ। बस सिंपल वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में खाली इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी मूवमेंट के दौरान कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, और हम समझेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स, यानी कि मसल्स में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। साथ ही हम समझेंगे ब्लड सप्लाई की। और ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड टेक केयर।